तो फ्रेंड्स, फिर से एक बार स्वागत है आपका आपके चैनल यूएनसीईआरटी प्रो में। और ये हमारी वीडियो जो चैप्टर 1 के बारे में होने वाली थी उसका थर्ड पार्ट है। एनसीईआरटी क्लास 10th साइंस, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, ये उसका थर्ड पार्ट है। और हमने इससे पहले डिस्कस किया था कि केमिकल चेंजेस क्या होते हैं। फिर हमने डिस्कस किया था कि केमिकल इक्वेशंस को किस किस फॉर्म में हम लिख सकते हैं, सेंटेंस की फॉर्म में। फिर उसके बाद उससे छोटा रूप होता है वर्ड की फॉर्म में। और फिर सबसे छोटा रूप होता है कि हम सिर्फ सिंबल्स के रूप में केमिकल इक्वेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको केमिकल फॉर्मूला कहा जाता है। और अब बात करते हैं कि एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होती है। क्योंकि जो बैलेंस्ड नहीं होती है, अनबैलेंस्ड होती है, उसमें क्या होता है कि दोनों साइड LHS और RHS में नंबर ऑफ एटम्स सेम नहीं होते। तो उस तरह की स्ट्रक्चर को कहा जाता है स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। और बैलेंस्ड होती है जिसमें दोनों साइड एटम्स बराबर होंगे। तो अब देखिए, आगे देखते हैं हम बुक के अकॉर्डिंग। रिकॉल द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास दैट यू स्टडीड इन क्लास 9th। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को एक बार रिकॉल कीजिए, मतलब याद कीजिए, आपने क्लास 9th में पढ़ा था कंजर्वेशन ऑफ मास, जिसमें वो जो ये कहता है कि अगर किसी किसी सब्सटेंस का मास स्टार्टिंग में कुछ है, तो उसका फाइनल केमिकल चेंज होने के बाद भी अपने मास को वो वैसे ही रिटेन करेगा, वैसे ही कंजर्व करके रखेगा, उसके मास में कोई कमी नहीं आएगी। मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डेस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन। यानी एक केमिकल रिएक्शन होने के बाद भी ना तो मास इंक्रीज होता है और ना ही रिड्यूस होता है। तो ना वो क्रिएट किया जा सकता है, ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। दैट इज the total mass of the elements present in the products of a chemical reaction has to be equal to the total mass of the elements present in the reactants। तो इससे हमें ये कंक्लूजन मिलता है कि जितना मास एलिमेंट का प्रोडक्ट में है, यानी केमिकल रिएक्शन होने के बाद जिस प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हुई है, उसमें जो मास है, उसका टोटल मास जो होगा वो इक्वल होना चाहिए रिएक्टेंट्स में यूज हुए एलिमेंट्स के टोटल मास के, ना उससे कम ना उससे ज़्यादा। इन अदर वर्ड्स, अगर दूसरी तरह से कहा जाए, द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट रिमेन्स द सेम। यानी एटम्स जितने रिएक्टेंट में यूज हुए किसी एलिमेंट के बिफोर एंड आफ्टर ए केमिकल रिएक्शन, वो सेम होने चाहिए। यानी केमिकल रिएक्शन होने के पहले और बाद में नंबर ऑफ एटम्स होने चाहिए सेम। हेंस, तो इसलिए वी नीड टू बैलेंस ए स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। तो हमें एक स्केलेटल केमिकल इक्वेशन को बैलेंस भी करना होता है। इज द केमिकल इक्वेशन 1.2 बैलेंस्ड? आपने जो केमिकल इक्वेशन 1.2 देखी थी, जिसमें आपको बताया था कि मैग्नीशियम और O2 को रिएक्ट कराने के बाद मैग्नीशियम ऑक्साइड की फॉर्मेशन होती है। ये आपकी इक्वेशन 1.2 है। क्या ये बैलेंस्ड है? तो क्लियरली आपको दिख रहा है कि इस साइड ऑक्सीजन के सिर्फ 2 एटम्स हैं, सॉरी मतलब टोटल 2 एटम्स हैं, और राइट हैंड साइड पे ऑक्सीजन का सिर्फ एक ही एटम है। मैग्नीशियम के दोनों तरफ एक एक एटम है। तो मैग्नीशियम के केस में बैलेंस्ड है, लेकिन ऑक्सीजन के केस में ये बैलेंस्ड नहीं है। तो फिर आगे बात बढ़ाते हैं। तो ये क्या कहता है, लेट अस लर्न अबाउट बैलेंसिंग ए केमिकल इक्वेशन स्टेप बाय स्टेप। तो अब हम केमिकल इक्वेशन को स्टेप बाय स्टेप बैलेंस करना सीखेंगे। द वर्ड इक्वेशन फॉर एक्टिविटी 1.3 में बी रिप्रेजेंटेड एज, अगर 1.3 एक्टिविटी के बारे में बात की जाए जो आपने पीछे की थी, जिसमें हमने जिंक ग्रैन्यूल्स को हाइड्रोक्लोरिक या सल्फ्यूरिक एसिड में पुट करके रखा था, तो उसको अगर रिप्रेजेंट किया जाने लगे वर्ड इक्वेशन में, यानी हमने पूरा पूरा एलिमेंट का नाम लिखना है वर्ड इक्वेशन में, तो उसको हमें लिखना होगा जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड। यानी जिंक को सल्फ्यूरिक एसिड में पुट किया तो रिएक्शन होगी। उसके बाद प्रोडक्ट की फॉर्मेशन किस किस की होगी, आपका जिंक सल्फेट फॉर्म होगा और हाइड्रोजन गैस जो है वो इवॉल्व होगी इस कंडीशन में, एक्टिविटी 1.3 में। तो द अबव वर्ड इक्वेशन में बी रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन। तो इसी ऊपर की वर्ड इक्वेशन को
नीचे दी गई केमिकल इक्वेशन की तरह भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है, जिसमें जिंक की जगह उसका एलिमेंटल सिंबल Zn यूज़ किया और फिर सल्फ्यूरिक एसिड को हमने एलिमेंटल फॉर्म में लिखा H2SO4 और उसका फाइनल हमने प्रोडक्ट में जिंक सल्फेट को लिखा हुआ है ZnSO4, यानी जिंक सल्फेट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ZnSO4, सल्फ्यूरिक एसिड का होता है H2SO4 और हाइड्रोजन को हमने लिखा H2। फिर अब हम देखते हैं, लेट अस एग्जामाइन द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स ऑन बोथ साइड्स ऑफ द एरो। तो एरो की दोनों साइड में जो एलिमेंट्स हैं, इनमें सभी एलिमेंट्स के नंबर ऑफ एटम्स को एक बार गौर से देखते हैं और फिर इस टेबल में हम उनकी वैल्यूज़ को ऑब्जर्व करेंगे। तो अगर एलिमेंट जिंक की बात की जाए तो नंबर ऑफ एटम्स LHS में कितने हैं जिंक के, एक ही है। और नंबर ऑफ एटम्स इन प्रोडक्ट्स में जिंक के कितने एटम्स हैं, यहाँ पर भी एक ही है। फिर H देखते हैं, H के कितने हैं, 2 हैं लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में भी 2 ही है। देख लीजिए H2 एंड H2SO4 दोनों में ही H2 है। फिर S को देखते हैं यानी सल्फर को देखते हैं, तो सल्फर लेफ्ट हैंड साइड पे भी एक ही है और राइट हैंड साइड पर भी एक ही है। फिर उसके बाद ऑक्सीजन की बात करते हैं, तो ऑक्सीजन लेफ्ट हैंड साइड पर 4 है और राइट हैंड साइड पर भी 4 ही है। एज द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इज द सेम ऑन बोथ साइड्स ऑफ द एरो। तो जैसा कि आपने देखा कि एरो की दोनों साइड नंबर ऑफ एटम्स सेम है, तो इक्वेशन 1.3 इज ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो इसलिए हम इक्वेशन 1.3 को एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहेंगे। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और लेट अस ट्राई टू बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन, और नीचे दी गई केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। आप इसको देखो एक बार इक्वेशन को ध्यान से, इसमें Fe है और इसको H2O के साथ रिएक्ट कराया गया तो प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हुई Fe3O4 और H2। तो क्लियरली आपको दिख रहा होगा कि लेफ्ट हैंड साइड पर Fe एक ही है लेकिन राइट हैंड साइड पर 3 दिए हुए हैं, जबकि हाइड्रोजन लेफ्ट हैंड साइड पर 2 है और राइट हैंड साइड पर भी 2 है, और ऑक्सीजन लेफ्ट हैंड साइड पर 4 है और राइट हैंड साइड पर लेफ्ट हैंड साइड पर एक ही है और राइट हैंड साइड पर 4 है। तो यानी आपका Fe मतलब आयरन और ऑक्सीजन दोनों के ही नंबर ऑफ एटम्स जो है वो अलग अलग हैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पर। तो ये केमिकल इक्वेशन बैलेंस्ड नहीं है। तो अब इसको बैलेंस करने के लिए हम देखते हैं। स्टेप 1, टू बैलेंस ए केमिकल इक्वेशन फर्स्ट ड्रॉ बॉक्सेस अराउंड ईच फॉर्मूला। तो किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए हर एक फॉर्मूला जो कि किसी भी केमिकल का फॉर्मूला होता है उसके ऊपर बॉक्स पुट कीजिए, और डू नॉट चेंज एनीथिंग इनसाइड द बॉक्सेस व्हाइल बैलेंसिंग द इक्वेशन। और बॉक्स के अंदर आपको कोई भी चेंजेस नहीं करने हैं जब आप इक्वेशन को बैलेंस करेंगे। यानी जो इक्वेशन में वैल्यू ऑलरेडी दी हुई है, नंबर ऑफ एटम दिए हुए हैं, आप उनके नंबर्स को चेंज नहीं करेंगे। आप इसके बजाय क्या करेंगे, लिस्ट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स प्रेजेंट इन दी अनबैलेंस्ड इक्वेशन। तो सबसे पहले उन एटम्स के नंबर को की लिस्ट बना लीजिए जो कि अनबैलेंस्ड है इक्वेशन में। तो आपने एक लिस्ट बनाई जिसमें आपने देखा एलिमेंट Fe लेफ्ट हैंड साइड पर 1 है और राइट हैंड साइड पर 3 है। हाइड्रोजन लेफ्ट हैंड साइड पर 2 है और राइट हैंड साइड पर भी 2 है। ऑक्सीजन लेफ्ट हैंड साइड पर 1 है और राइट हैंड साइड पर 4 है। स्टेप 3 में क्या होता है कि इट इज़ ऑफन कन्वीनियंट टू स्टार्ट बैलेंसिंग विद द कंपाउंड दैट कंटेन्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स। देखिए सबसे आसान आपके लिए ये होगा कि जिस कंपाउंड यानी जो केमिकल मिलने के बाद एक प्रॉपर मॉलिक्यूल बनता है, एक नया केमिकल बनता है, उसको कंपाउंड कहेंगे, जो कि पूरी तरह से बराबर प्रोपोर्शन में होता है हर जगह से। तो जिसमें सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ एटम्स हैं आप उसको सबसे पहले बैलेंस करना शुरू करो। इट मे बी ए रिएक्टेंट और ए प्रोडक्ट, और ये प्रोडक्ट और रिएक्टेंट में से कोई भी हो सकता है, आप किसी को भी ले सकते हो, उसमें नंबर ऑफ एटम सबसे ज़्यादा होने चाहिए। यूजिंग दीज क्राइटेरिया सेलेक्ट द एलिमेंट विच हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स। उस कंपाउंड में जिस एलिमेंट में सबसे ज़्यादा एटम्स हैं
जिस एलिमेंट के सबसे ज़्यादा एटम्स हैं उसको सेलेक्ट करो। तो इस चीज़ को फॉलो करते हुए हम किसको सेलेक्ट कर लेते हैं, Fe3O4 को सेलेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि इसी में सबसे ज़्यादा आपके नंबर ऑफ एटम्स हैं एंड द एलिमेंट ऑक्सीजन इन इट, और ऑक्सीजन के सबसे ज़्यादा है 4 है, तो इसलिए इसमें ऑक्सीजन को सेलेक्ट कर लेते हैं। देयर आर 4 ऑक्सीजन एटम्स ऑन दी RHS एंड ओनली 1 ऑन दी LHS। तो RHS में ऑक्सीजन 4 है लेकिन LHS में सिर्फ 1 है। तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हम क्या करते हैं, इनिशियली एटम्स ऑफ ऑक्सीजन कितने थे, रिएक्टेंट में 1 था, कहाँ, H2O में, H2O में 1 ही था ऑक्सीजन, और प्रोडक्ट में कितना है, 4, किसमें, Fe3O4 में। तो बैलेंस करने के लिए हम क्या करते हैं, रिएक्टेंट साइड में 4 की मल्टीप्लाई कर देते हैं 1 के साथ, क्योंकि 4 को 1 बनाना तो थोड़ा मतलब है, तो आप बना तो सकते हो 4 को 1, लेकिन केमिकल में से 4 आप एटम नंबर ऑफ एटम्स को घटा नहीं सकते, बढ़ा सकते हैं, तो हम 4 में मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4 की मल्टीप्लाई कर देते हैं 1 में। To equalize the number of atoms, it must be remembered that we cannot alter the formula of the compounds or elements involved in the reactions। देखिए, नंबर ऑफ एटम्स को बराबर करने के लिए ये ध्यान रखिएगा कि आप फॉर्मूला में जो ऑलरेडी आपको नंबर ऑफ एटम्स दिए हुए हैं, जहाँ पर जिस प्लेस पर, आप वहाँ पर कोई चेंज नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, अगर देखा जाए, टू बैलेंस ऑक्सीजन एटम्स वी कैन पुट कोएफिशिएंट 4s4h2o। तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हमें अगर ऑक्सीजन के 4 एटम बढ़ाने हैं, तो हम 4 को H2O का कोएफिशिएंट की तरह यूज़ कर सकते हैं, यानी कि 4 की लेफ्ट हैंड साइड पर उसको पुट करेंगे, जिससे कि उसकी मल्टीप्लाई अंदर की तरफ हो जाए, एंड नॉट H2O4, जबकि हम H2O4 इस तरह से उसको नहीं दिखा सकते, या फिर H2O और बाहर ब्रैकेट लगाकर 4, इस तरह से भी हम उसको नहीं दिखा सकते। नाउ द पार्टली बैलेंस्ड इक्वेशन बिकम्स, तो जब आप इस रूल को फॉलो करके 4 को पुट करेंगे एज अ कोफिशिएंट, तो आपकी जो इक्वेशन बनेगी कुछ इस तरह बनेगी कि Fe प्लस 4H2O, यानी आपका H2O कम्प्लीटली पूरा का पूरा 4 से मल्टीप्लाई हो गया, और अभी ये पूरी तरह से बैलेंस नहीं हुई है, इसलिए इस इक्वेशन को कहा जाएगा पार्टली बैलेंस्ड इक्वेशन। फिर स्टेप 4, Fe एंड H एटम्स आर स्टिल नॉट बैलेंस्ड, लेकिन अभी भी Fe और H ये पूरी तरह से बैलेंस्ड अभी भी नहीं हुए, क्योंकि Fe3 है राइट हैंड साइड पे और लेफ्ट पे 1 है, और H जो है वो राइट हैंड साइड पर तो 2 है, लेकिन अब लेफ्ट हैंड साइड पर H जो है वो 4 इंटू 2 यानी 8 हो चुका है, क्योंकि H2 पहले ही था और 4 की मल्टीप्लाई हो गई, तो अब H के हमारे लेफ्ट हैंड साइड पर हो गए 8। लेट अस बैलेंस हाइड्रोजन एटम्स इन पार्टली बैलेंस्ड इक्वेशन। तो अब इस पार्टली बैलेंस्ड इक्वेशन को ही और आगे बैलेंस करेंगे हम, आपकी पुरानी वाली इक्वेशन को अब आप बैलेंस नहीं करेंगे, जो आपको 1.5 दी हुई थी उसको नहीं करेंगे, अब हम करेंगे किसको, 1.6 को। तो टू इक्वलाइज द नंबर ऑफ H एटम्स मेक द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन एज 4 ऑन दी RHS। अब RHS में आप हाइड्रोजन को 4 कर दीजिए, ताकि आपका जो है लेफ्ट हैंड साइड वाले से मैच कर जाए, क्योंकि रिएक्टेंट में अब हाइड्रोजन कितना हो गया, 8 हो चुका है, और प्रोडक्ट में हमारे पास 2 ही था, तो हम 2 को 8 कैसे बना सकते हैं, उसमें भी 4 की मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपकी जो इक्वेशन बनकर आएगी आपके सामने वही आएगी, लेफ्ट हैंड साइड पर 4H2O और राइट हैंड साइड पर 4H2। तो H2 को आपने सेटिस्फाई कर दिया, यहाँ पर भी 8 हो गया, और लेफ्ट हैंड साइड पर भी 8 हो गए हाइड्रोजन के। तो इसको अभी भी कम्प्लीटली बैलेंस नहीं कहा जाएगा, इसको भी पार्टली बैलेंस्ड कहा जाएगा। ये इक्वेशन 1.7 है। क्यों कहा जाएगा, क्योंकि Fe3 अभी भी बाकी है। इसको देखते हैं फिर Fe3 को स्टेप 5 में, एग्जामाइन दी अबव इक्वेशन एंड पिक अप दी थर्ड एलिमेंट विच इज़ नॉट बैलेंस्ड। अब उस थर्ड एलिमेंट को देखो जो अभी भी बैलेंस नहीं हुआ, तो वो कौन सा है, यू फाइंड दैट ओनली वन एलिमेंट इज लेफ्ट टू बी बैलेंस्ड, जो कि है आयरन यानी Fe। तो इनिशियली रिएक्टेंट में कितनी है, Fe की वैल्यू 1 है, और प्रोडक्ट में कितनी है, 3। तो आप क्या करेंगे, जो रिएक्टेंट वाली साइड है उसको इंक्रीज करेंगे 3 के साथ मल्टीप्लाई करके। तो कैसे, आपने Fe के जो साथ है वहाँ पर LHS में 3 कोफिशिएंट बना दिया, तो यहाँ पर Fe की वैल्यू हो गई 3Fe। तो अब बोथ साइड में Fe 3 है। इक्वेशन 1.8 को देखिए,
यहाँ पर LHS में भी Fe3 हो गए और RHS में भी Fe का 3 है। Finally, to check the correctness of the balanced equation, we count atoms of each element on both sides of the equation. Step 6 कहता है कि अब हमारी इक्वेशन बैलेंस्ड है या नहीं है, तो काउंट कीजिए नंबर ऑफ एटम्स को सभी एलिमेंट्स की और देखिए कि है या नहीं है। तो Fe3 हो गए लेफ्ट साइड में हमारे और राइट में भी हो गए। H को देखा जाए तो 4 इंटू 2 8 है, लेफ्ट में भी और राइट में भी 8 है। और ऑक्सीजन 4 मल्टीप्लाई 1, लेफ्ट में 4 है और राइट में भी 4 है। तो ये वाली इक्वेशन आपकी हो गई बैलेंस्ड इक्वेशन।